हाय, अपनी इस एंडोमेट्रियोसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे आज एंडोमेट्रियोसिस के क्या लक्षण होते हैं और कैसे एंडोमेट्रियोसिस इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का कारण बन सकता है। अगर आप बहुत लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको ये सारे लक्षण हैं तो आपको एंडोमेट्रियोसिस के लिए अपनी डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। एंडोमेट्रियोसिस हमने जैसे बात किया था, बच्चादानी की अंदर वाली परत जब शरीर के और हिस्से में डिपॉजिट हो जाती है तो वो कारण बनती है एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स का, चॉकलेट सिस्ट का। अब आप कैसे पता कर सकते हैं? अगर आपकी साइकिल्स पेनफुल है, एक्सेसिव पेन होता है और ये जो पेन होता है ये मोस्टली पीरियड शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाता है और ड्यूरिंग सारे पीरियड के टाइम पे ये परसिस्ट करता है, ये सिवियर होता है और जैसे जैसे आपकी साइकिल्स और बढ़ती जा रही है, आपकी एज एडवांस हो रही है, इसकी सिवियरिटी बढ़ती चली जाती है। ये इंडिकेट करता है कि आपको हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस हो। पीरियड्स प्रॉपर होने से पहले प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग होना या फिर दो पीरियड के बीच में धब्बा जाना। प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग इस तरीके से गाढ़ा ऑल्टर्ड ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होना पीरियड प्रॉपर आने से पहले, वो भी इंडिकेट कर सकता है कि एंडोमेट्रियोसिस की समस्या हो। पेनफुल इंटरकोर्स, स्पेशली डीपर पेनिट्रेशन पे अगर बहुत दर्द होता है, मोस्टली महिलाओं को इंटरकोर्स के टाइम जो पेन है वो इनिशियल पार्ट में होता है एंड दैट इज मोस्ट ऑफ इट इज नॉर्मल एंड जैसे जैसे वो रेगुलरली इंटरकोर्स करते हैं सेटल हो जाता है। पर डीपर पेनिट्रेशन पे अगर पेन हो रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि एंडोमेट्रियोसिस हो, क्योंकि जब हम बात करते हैं डिपॉजिट की, ये एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा इस हिस्से में डिपॉजिटेड होते हैं। तो ये जो हमारे बच्चादानी की ओपनिंग है, इस पार्ट पे जब हिट करते हैं तो यहाँ पे जो डिपॉजिट्स हैं वो पेन कॉज करते हैं। देन तीसरी बात, आपका अगर कोई अल्ट्रासाउंड हुआ है, अल्ट्रासाउंड में सिस्ट है, हिमोरेजिक सिस्ट यानी ब्लड फिल्ड सिस्ट है जो पिछली कुछ साइकिल से रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है, वो भी इंडिकेट करेगा कि आपको हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस और ये हीमोरेजिक सिस्ट नहीं, ये चॉकलेट सिस्ट हो, क्योंकि ये परसिस्ट कर रहा है और किसी भी तरीके से ये डिसोल्यूट नहीं हो रहा है। फिर बात करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस आखिर बांझपन का, इनफर्टिलिटी का कारण कैसे बन सकता है। अगर एंडोमेट्रियोसिस होता है, चॉकलेट सिस्ट होता है, तो ये सबसे पहले तो अंडा बनाने की क्षमता को कम कर देता है, एग की क्वालिटी को भी खराब करता है, नंबर को भी खराब करता है और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आना मुश्किल होता है। दूसरी बात, जो जगह जगह पे पेरिटोनियल में डिपॉजिट्स होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के, वो चिपकापन यानी एडेशंस का कारण बनते हैं, जिसके कारण ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है और हो सकता है कि आपके जो ट्यूब की जांच है, HSG जिसे कहते हैं, उसमें ट्यूब पार्शियली ओपन आए या लॉक्यूलेटेड स्पिल आए, कि वहां पे परत जमा है और इसके चलते अब क्या है कि डाई जो है वो फ्री स्पिल नहीं हो रही है। तीसरा, ओवरी और ट्यूब की रिलेशन को खराब करता है, तो इसकी जो एनाटमी है यानी ट्यूब इसके ऊपर पड़ी हुई होनी चाहिए ताकि जब अंडा रिलीज हो इसके अंदर जा सके। अगर एंडोमेट्रियोसिस की परत जमा होती है तो ये अपना काम ढंग से नहीं कर सकती है डिस्पाइट बीइंग ओपन। तो अगर ट्यूब खुली भी है और एंडोमेट्रियोसिस है तो वो हो सकता है अपना काम ढंग से ना कर पाए और फिर प्रेगनेंसी ना आए। चौथी बात होती है कि जो एंडोमेट्रियोसिस बच्चादानी के अंदर ही जमा हो रहा है, बच्चादानी की परत में जो जमा हो जाता है, ये वाली परत जब मायोमेट्रियम यानी जो उसकी मेन वॉल है, जो उसकी मसल है, उसमें जब जाके डिपॉजिट होता है, हर महीने ब्लीडिंग के साथ ये स्पॉट्स एनलार्ज होते हैं, ब्लड यहीं इकट्ठा होता है और ये बच्चादानी की परत बहुत मोटी हो जाती है। इसे हम कहते हैं अडीनोमायोसिस और इसकी वजह से या तो प्रेगनेंसी यहाँ पे चिपकती ही नहीं है और या फिर ऐसा होता है कि मिसकैरेज का चांस बढ़ जाता है। तो प्रेगनेंसी नहीं आना, रिपीटेड मिसकैरेजेस होना, ये भी एक एंडोमेट्रियोसिस का ही स्पेक्ट्रम का पार्ट है जिसे एडिनोमायोसिस कहते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब जितनी बार पीरियड आता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है उतना ये प्रोग्रेस करता है, क्योंकि हर बार ये जो स्पॉट्स हैं ये हार्मोन को रिसेप्टिव होते हैं। आपका जब अंडा बनेगा, ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, ये सारी जगह पे जहाँ जहाँ स्पॉट्स डिपॉजिटेड हैं ये सब अपने साइज में बढ़ते हैं। कुछ कुछ आपकी बॉडी के हिसाब से
रिजॉल्व भी होते हैं, पर ज्यादातर केस में ये प्रोग्रेस ही करता है जब तक कि पीरियड आते रहे। तो आपका ये जो सिम्टम्स हैं, अगर ये टाइम के साथ सीवियर होते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, आपको इन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। और खास तौर पे अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपका इलाज ड्रास्टिकली डिफरेंट हो जाता है अगर एंडोमेट्रियोसिस को शुरू में पकड़ा जाए, और एंडोमेट्रियोसिस को तब पकड़ा जाए जब वो शरीर के बाकी हिस्सों को अफेक्ट कर चुका हो। तो अगर आपके और कोई भी सवाल है एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी ग्रेडिंग और इलाज के बारे में। तो इन सीरीज को वॉच करते रहिए और अपने सवाल हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।